हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है, वेयर व्हेन एंड हाउ इंडिया एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशंस है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको हाईलाइट किए हुए मिलेंगे, ताकि जब आप नोट्स बनाने जाएंगे, जब आपका जो नोट्स प्रिपरेशन होगा तो वहाँ पर आपको बहुत ही इजी होने वाला है। और इस हाईलाइट जो पॉइंट्स है, जो मेन जो पॉइंट्स है इस चैप्टर का, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। सो हम ये जो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा जो साथ है वो बना रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग में आपको एक जो टाइम लाइन दिया हुआ है, जो टाइम चार्ट बना हुआ है, इसके माध्यम से हम इसके अकॉर्डिंग टू हम ये जान सकते हैं कि इस जो चैप्टर में क्या क्या, जो कौन से पीरियड में क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो फर्स्ट जो हम इससे पहले आपके जो प्रीवियस जो क्लासेस है आपने देखा, क्लास 7 में आपने मिडिवल जो पीरियड है उसके बारे में आपने स्टडी किया था। सो हमारा जो हिस्ट्री है, इंडियन जो हिस्ट्री है, उसको 3 डिफरेंट जो पार्ट्स है वहाँ पर डिवाइड किया गया। एशियन हिस्ट्री जो मिडिवल पीरियड है, एशियन जो पीरियड है मिडिवल पीरियड, और आपके मॉडर्न पीरियड। क्लास 6 में आपके एशियन जो पीरियड है, देन आपके 7th में आपके मिडिवल पीरियड, देन आपके मॉडर्न पीरियड। सो आपका जो 1650 के आसपास आप या फिर उससे पहले के पीरियड में हम देखें तो जो यूरोपियंस है वो क्या हुए, इंडिया में आए। किस लिए? ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडर्स के रूप में वो इंडिया में आए। पहले ही आप जानते हैं कि जो यूरोपियन, जिसमें आपके 4 जो मेजर जो यूरोपियंस है, जिसमें आपके जो पुर्तगालीस थे, आपके जो डचेस थे, आपके जो फ्रांसीसीस थे और आपके ब्रिटिश थे। ये जो 4 जो यूरोपियंस है वो इंडिया में आते हैं। किस लिए? ट्रेडिंग के लिए। देन वो धीरे धीरे ट्रेडिंग करते रहते हैं। फिर आपके जो 1700 से 1750 के बीच आप देखोगे तो एक जो मेजर जो इवेंट्स होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है, जो पतन होने लगता है, उसका जो पतन की ओर चले जाते हैं। क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई कैपेबल रूलर्स नहीं होने कारण से 1707 में जब औरंगजेब का डेथ होता है, सो मुगल एम्पायर धीरे धीरे छोटे छोटे जो रीजनल जो किंगडम्स है, जहाँ पर आपके जो मराठास है, सिख्स है, आपके जो हैदराबाद है, निज़ाम वाले जो एरियाज़ है, वहाँ पर जो छोटे छोटे जो रीजनल जो रूलर्स है वो डेवलप हो जाते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो ब्रिटिश है वो इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करना, यानी इंडिया को जीतने के राह पर उसको अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर देता है। देन आपके जो 1750 से आप लेंगे कहाँ तक, 1815 का जो पीरियड था, वहाँ पर आप देखने को मिलता है कि जो ब्रिटिश है उसका जो कॉन्क्वेस्ट है वो यहाँ पर इंडिया में कंप्लीट हो जाता है। यानी इंडिया का जो मैक्सिमम जो पार्ट है वो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में चला जाता है। देन आपका इसी बीच आपके 1857 में एक जो मेजर जो इवेंट्स होता है, जिसको रिवोल्ट्स ऑफ 1857 के रूप में जाना जाता है, इसी को ही जो स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। एक जो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका स्टार्टिंग जो स्ट्रगल है, स्टार्टिंग जो रिवोल्ट्स है वो 1857 की जो क्रांति है उसको माना जाता है। देन आपका नेक्स्ट जो, जैसे ही आपका 1857 के बाद और डिफरेंट जो फ्रीडम स्ट्रगल्स है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, डिफरेंट जो मूवमेंट्स होते हैं, और फाइनली इंडिया जो है 1947 में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। लगभग जो 200 ईयर्स तक जो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में इंडिया था। देन आपके 1950 का जो पीरियड है, जहाँ पर जो डिफरेंट जो कंट्रीज़ के साथ उनका जो रिलेशन है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो हम मॉडर्न जो पीरियड है वहाँ पर स्टडी करते हैं। सो ये आपका जो टाइम लाइन हुआ, जहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पीरियड्स में इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए उसके बारे में। नेक्स्ट हम आगे चल रहे हैं, जो क्लास हम डिस्कस करें तो ये जो कंट्री आपके जो हिस्ट्री है कंट्री का, उसको 3 जो पार्ट्स में, एशियन, मिडिवल और मॉडर्न, इसके बारे में देखा हमने। देन नेक्स्ट जो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है कि जो ब्रिटिश का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट आपके जो इंडिया में हम बात करें, जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था आपका 18th सेंचुरी में वो स्टार्ट हुआ था, और वो कब तक, जब तक इंडिया जो है 1947 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तब तक उनका जो एम्पायर है यहाँ पर, उनका जो साम्राज्य है, उसका जो शासन है, उनका जो रूल्स है, रूलर्स, वो यहाँ पर इंडिया में चलता है, जिसे हम
मॉडर्न पीरियड्स के रूप में जानते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो हम बात कर रहे हैं 16th सेंचुरी की, यहाँ पर बताया गया कि यूरोप में जो मॉडर्न जो पीरियड था वो जो 16th सेंचुरी में था, इंडिया में है वो 18th सेंचुरी में था। तो ये जो पीरियड है वो डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट जो आपके जो एरिया है उनके अकॉर्डिंग टू जो पीरियड है, समय है, वो अलग अलग था। देन नेक्स्ट जो चीज़ आता है कि फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एज, यानी अब ये जो मॉडर्न एज था तो उसका जो मेन जो फीचर्स की बात किया जाए, वहाँ पर क्या क्या जो मेन जो फीचर्स है मॉडर्न एज में वो देखने को मिलता है। तो जो कुछ जो मॉडर्न फीचर्स की बात किया गया तो यहाँ पर आपका आता है क्या, फर्स्ट जो फीचर्स है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशंस। इंडस्ट्रियलाइजेशंस मीन्स क्या होता है कि लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शंस होता है गुड्स का, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, मैकेनिज्म ज़्यादा होता है, पावर जहाँ पर यानी पावर से चलने वाली जो मशीनें हैं उनका यूज़ किया जाता है, सो वो कहलाता है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशंस। देन नेक्स्ट आपका आता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स जो होता है कि जो पीपल्स का जो मूवमेंट्स है वो रूरल टू टाउन्स या फिर विलेज, किस कारण से, तो जो बेटर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो सर्च करते हैं, यानी खोज में रहते हैं कि उनका जो लाइफ स्टाइल बेहतर हो, वो भी है अच्छे से मकान बिल्डिंग्स में रहें, उनके बच्चे जो हैं अच्छे से स्कूल में एजुकेशन ले, हेल्थ फैसिलिटीज जहाँ पर बेहतर हो। तो ऐसे जो लाइफ स्टाइल की तलाश में जो लोग हैं गाँव को छोड़कर शहरों में जाते हैं और वहाँ पर बस जाते हैं, सो ये आपका कहलाता है अर्बनाइजेशन। देन नेक्स्ट आता है आपका नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यानी जिसे हम जो देशभक्ति की हम बात करें या फिर देश प्रेम की हम बात करते हैं, तो जो पैट्रोटिज्म एंड अ ग्रोइंग आइडेंटिफिकेशन विथ वंस होमलैंड, यानी आपका जो देश है, आप जहाँ पर रहते हैं उसके प्रति आपके जो मन में जो प्राइड है, लव है, वो जनरेट हो रहा है। आपके फीलिंग्स जो है मातृभूमि के प्रति जो आपके मन में जो भाव आ रही है, सो वो कहलाता है आपका नेशनलिज्म, देशभक्ति की जो भावना की हम बात करें। देन नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी एक जो मॉडर्न जो इंडियन हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें तो उसका जो मेन जो फीचर्स एक जो है डेमोक्रेसी था, जहाँ पर डेमोक्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी जो शासन है वो किनके द्वारा किया जाएगा, पीपल्स के द्वारा, चाहे वो पीपल उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या फिर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मीन्स वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट करके वो गवर्नमेंट में भेज देते हैं और वो उनके बिहाफ में क्या करता है, रूल करता है। देन नेक्स्ट आता है आपका जो फीचर्स था वो था आपका सोशलिज्म। सोशलिज्म मीन्स क्या होगा कि जो सोसाइटी है वहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसका, जो रिसोर्सेज हैं जितने भी स्टेट्स में हैं वहाँ पर जो वेल्थ है उसका जो इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। समाज के जितने भी लोग हैं जहाँ पर वहाँ पर जितने भी टाइप्स के जो लोग रहते हैं उनको जो उस कंट्री में जो भी रिसोर्सेज है, जो भी चीज़ें वेल्थ संपत्ति है, उसका समान रूप से बंटवारा होना चाहिए, सभी को इक्वली जो चीज़ें हैं मिलना चाहिए। तो वो जो है सोशलिज्म, जिसे हम समाजीकरण के रूप में भी जानते हैं। देन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यानी जो साइंटिफिक जो रिसर्च होने लगे, टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी, नए नए जो इन्वेंशंस होने लगे, डिस्कवरीज, नई नई खोज होने लगी, जिससे कहीं ना कहीं ह्यूमन जो लाइफ में क्रांति से आगे उनका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होने लगा। देन एक्सप्लोरेशन, यानी जो नई जो चीज़ें, नई जो लैंड्स हैं, नए जो प्लेसेस हैं, उनकी जो खोज होने लगी, नए नए जो सी रूट्स जो है वो डेवलप होने लगे, जिससे जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो बेहतर होने लगी। देन नेक्स्ट होता है आपका ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म मीन्स जो ग्रेटर वैल्यूज़ है, जो लोगों की जो ह्यूमंस वेलफेयर के लिए डिग्निटी है, उनकी जो वैल्यूज़ है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। जो मानवता की जो भावना है वो बढ़ने लगी। इससे पहले आप जो देखोगे तो अलग अलग पीरियड में देखो जाओगे तो सोसाइटी है कास्ट अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूट था, डिफरेंट जो रेस थे, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, जो सेक्स के आधार पर जो लोग आपस में बटे हुए थे, और जो लोअर सेक्शन वाले, जो लोअर कास्ट वाले जो पीपल्स है उनको उतना ज़्यादा रेस्पेक्ट, उतना उनको वैल्यू नहीं दिया जाता था। बट जो मॉडर्न पीरियड में ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमनिज्म है वो डेवलप होने लगी। तो ये जो कुछ जो मेन जो फीचर्स हैं वो मॉडर्न पीरियड के थे। देन नेक्स्ट जो टॉपिक्स आपका आता है कि फोर्सेस ऑफ चेंज।
ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो चेंजेस आए हमें, ये जो मॉडर्न पीरियड में हमने डिफरेंट जो फीचर्स हमें देखने को मिले, वो किस कारण से था, वो क्या जो ताकत थी, क्या जो फोर्स था जिसके कारण से ये सब जो चेंजेस हो रहे थे। तो यहाँ पर जो कुछ जो मॉडर्न एज में कुछ जो ऐसी मेन जो इवेंट्स हुए, मेन जो घटनाएं घटी जिसके कारण से ये सब चीज़ें चेंजेस हुए, तो उसमें आपको यहाँ पर जो मेजर जो फोर्सेस है, जिसमें द रेनेसेंस की हम बात करें या फिर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस की हम चर्चा करें, द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशंस, या फिर आपके जो नेशनलिज्म है, सो ये कहीं ना कहीं कुछ जो ये मेन जो फोर्सेस थे जिनके कारण से ही ये जो चेंजेस है, ये जो फीचर्स हैं हमें नज़र आते हैं मॉडर्न पीरियड में। फर्स्ट हम देखें रेनेसेंस की हम बात करते हैं। रेनेसेंस में क्या चीज़ है, तो ये जो रेनेसेंस आखिर होता क्या चीज़ है, तो ये जो रेनेसेंस है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, इटली में। कब? 14th सेंचुरी में। और कब तक चला, वहाँ पर ये जो 17th सेंचुरी तक वो जो रेनेसेंस जो पीरियड है वहाँ पर रन हुआ। अब रेनेसेंस में होता है रीबर्थ। रीबर्थ मीन्स जो वहाँ के जो थिंकर्स हैं वो उस पीरियड में जो रीडिस्कवर हुए, यानी उस समय जो पुराने जो थॉट थे, पुराने जो मान्यता है, जो पुराने जो विश्वास जो चली आ रहे थे लोगों की, जो उनकी जो लर्निंग है, उनकी जो सोच है, जो पुराने जो ग्रीक जो रोम्स है वहाँ पर जो पुराने जो लर्निंग थे उसको नए तरीके से क्या किया गया, साइंटिफिक मेथड इंक्वायरी जो है कि जो साइंटिफिक जो मेथड्स के द्वारा उसको रिसर्च किया गया, उसको जाना गया, पहचाना गया, उसमें खोज किया गया। और जो लर्निंग है उसको, दैट इज लर्निंग बाय क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी जो लर्निंग आपको सीखना है तो उसको जानना है तो किसके माध्यम से, उसको आपको क्वेश्चन करना है, उसमें प्रश्न डालना है कि ये चीज़ है तो ये ऐसा हो क्यों रहा है। देन ऑब्जर्वेशन, उसको हमें ऑब्जर्व करना है, ये चीज़ ऐसा हुआ तो किसके पीछे क्या रीजंस था। देन एक्सपेरिमेंट करना है, अगर ऐसा किया गया तो ऐसा हो सकता है। यानी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं, उसी पर नए तरीके जो साइंटिफिक जो इंक्वायरीज है वो किया जाने लगा। जैसे इसका एक एग्जांपल हम बेहतर ले सकते हैं कि हमारे यहाँ इंडियन जो कल्चर है वहाँ पर ट्रेडिशनली जो सिस्टम है, वहाँ पर जो नेचर है, जो हम जो हर्बल जो चीज़ों की हम बात करते हैं, हर्बल जो मेडिसिन्स है, हर्बल जो प्रोडक्ट्स है, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। बट टाइम के अकॉर्डिंग टू धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगा। बट अभी आप जो देखोगे जो रेनेसां जो पीरियड हम चल रहा है तो वहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट जो चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको ये जो नेचुरल जो प्रोडक्ट्स है, जो हर्बल जो प्रोडक्ट्स है, उसका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगा है। हम अभी जो सिचुएशन हमारे पास चल रहा है, कोरोना का जो इफेक्ट जो चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक जो हम देख रहे हैं, तो उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो लोग हैं वो जो हर्बल जो प्रोडक्ट्स है, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जो घरेलू जो औषधि जो नुस्खे हैं उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और वो कारगर भी है, वो जो हमारे लिए बेनिफिट भी है। आप डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स, जैसे हम टूथपेस्ट में बात करें, आपके डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स, चाहे हम कोलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि या फिर अदर जो हिमालयन के प्रोडक्ट्स देखें, आपको वहाँ पर भी नेचुरल जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। क्या ये चीज़ें पहले नहीं थी? ये भी थी पहले, बट जो लोग हैं उसको उतना ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं दिए। बट अभी जो साइंटिफिक जो रिसर्च है, साइंटिफिक इंक्वायरी के द्वारा ये प्रूव किया गया कि ये जो है हमारे लिए ज़्यादा बेटर बेनिफिट्स हैं, तो उनका यूज़ है वो फिर से ज़्यादा होने लगा। यही जो रेनेसां जो पीरियड है, जिसको पुनर्जागरण या फिर रीबर्थ की बात किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए क्या था, एक चेंजेस के एक जो मेन जो फोर्सेस के रूप में थे। देन नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलता है कि द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस है। अब ये इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है तो उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ पर हुई थी, इसे हम इकोनॉमिक जो रिवोल्यूशंस के रूप में भी जानते हैं, जो ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था, किसके 1715 में। ये जो इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स है कि जो इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है वो कब कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो वो जो है ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था 1715 में। देन ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसका जो हेल्पफुल के रूप में जो वास्को डी गामा और जो कोलंबस थे, जिनके द्वारा जो सी रूट्स है ईस्ट में, वास्को डी गामा के द्वारा जिसने इंडिया के साथ जो कनेक्शन जो यूरोप का जो जोड़ा था। देन कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 15 और 16 सेंचुरी में। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ये जो खोज है, ये जो डिस्कवरीज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हुई। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो
इंडस्ट्री का जो डोमेस्टिक जो सिस्टम था वहाँ पर प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होता था, बट जो फैक्ट्री जो सिस्टम हुए वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे। प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो उसके लिए जो नए मार्केट जो है उनकी ज़रूरत हुई, साथ ही साथ जो फैक्ट्री में जो लगने वाला जो रॉ मटेरियल्स था वो भी, उसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ गई। तो उसके लिए जो नए जो रॉ मटेरियल्स वाले जो प्लेस है उसकी खोज होने लगी, जिसका एक रिजल्ट क्या हुआ कि जो इसके कारण से ही जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण से ही जो कॉलोनिज्म है वो ग्रोथ हुई। यानी जो फिनिश जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए जो मार्केट है दूसरे जो कंट्रीज़ में, जैसे यूरोपियंस है ईस्ट में, और जो अमेरिकन जो कंट्रीज़ है, अमेरिकन जो है वहाँ पर वो जो है अपने मार्केट्स बनाने लगे, वहाँ से वो रॉ मटेरियल्स ले जाते थे और जो फिनिश जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस जो कंट्रीज़ में आने लगे, यहाँ पर रहने लगे। अब कॉलोनिज्म की मतलब होता है कि जो कोई भी जो पर्सन, कोई जो पीपल्स हैं, वो जो वहाँ के जो बहुत सारे जो लोग हैं अपने जो खुद के जो लैंड ज़मीन है, खुद के जो कंट्रीज़ है उसको छोड़कर अदर कंट्रीज़ पर वहाँ कर जाकर क्या कर जाते हैं, बस जाते हैं, और उनका जो एक पर्टिकुलर जो एरिया है वो डेवलप हो जाता है, उसे कहा जाता है कॉलोनीज। सो ये जो यूरोपियंस के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, अदर जो यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा कॉलोनिज्म है वो डेवलप किया जा रहा था। देन नेक्स्ट आपका जो फोर्सेस जिसमें आता है आपका था द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड नेशनलिज्म, यानी आपके जो अमेरिका जो में जो क्रांति हुई और साथ ही साथ आपके फ्रेंच जो रिवोल्यूशन हुए, रशियन जो रिवोल्यूशन हुआ, उसके कारण से ही कुछ जो नए जो थिंकिंग्स है वो डेवलप हुए, और इसी के साथ ही साथ नेशनलिज्म के जो फीलिंग्स है वो जो पीपल्स के जो मन में, लोगों के जो फीलिंग्स में वो डेवलप होने लगी। सो अमेरिकन और फ्रेंच रिवोल्यूशन से आप देखोगे तो आपको जो 3 जो मेन आइडियाज़ है, एक तो आपका लिबर्टी, इक्वलिटी और जो फर्टिनिटी है वो देखने को मिलता है। यानी आपके जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है, जो फीलिंग्स है, जो आइडियाज़ है, वो आपके अमेरिकन और फ्रेंच रिवोल्यूशन से निकल कर सामने आते हैं। इसी के साथ ही साथ जो लोगों के मन में जो फ्रीडम के लिए जो फाइट्स करना है वो उनके मन में जो फीलिंग्स है वो डेवलप होते हैं। साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी की जो फीलिंग्स है, डेमोक्रेसी के जो थॉट्स हैं, जहाँ पर लोगों का जो रूल्स होगा, पीपल्स जो है गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होंगे, ये जो है कहाँ से, आपके जो अमेरिकन और फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही निकल कर सामने आते हैं। जो डेमोक्रेसी के जो आइडियाज़ है वो वहीं से ही उनकी उत्पत्ति होती है। सो ये जो कहीं ना कहीं ये जो रिवोल्यूशन है वो जो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहे थे, तो इसी से ही 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन जो कहें, यूरोप से ही आपकी जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो डेवलप होता है। और जो नेशनलिज्म का जो मतलब क्या होता है, मीनिंग्स क्या होता है, तो नेशनलिज्म इज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव, प्राइड एंड लॉयल्टी दैट पीपल हैव फॉर देयर कंट्री। इट इंस्पायर्ड इंडियंस, यानी ये जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग्स था, जो क्या चीज़ है, तो अपने कंट्रीज़ है जहाँ पर आप रहते हैं उसके प्रति आपके मन में प्रेम की जो भावना होनी चाहिए, और उसके प्रति आपको गर्व होने चाहिए, उसके प्रति आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए, यानी आपके उसके प्रति आपकी कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। तो यही जो चीज़ें हैं वो आपकी क्या कहलाती है, नेशनलिज्म कहलाती है। तो ये जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग्स है वो इंडियंस को भी इंस्पायर किया, और 19th सेंचुरी में जब यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो ये जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग्स है वो इंडिया को आगे जो ब्रिटिश रूल से आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए एक बहुत बड़े हथियार के रूप में वो उनको मोटिवेट करता है। सो ये जो मेन जो आपके क्या रहे, फोर्स रहे, जिससे कहीं ना कहीं चेंजेस मॉडर्न वर्ल्ड में आए, और कुछ जो बेसिक जो फीचर्स हमने देखा वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप